थे। और देखिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। शरद जी, जो मिडिल क्लास टकटकी लगाए बैठा था, पॉपुलिज्म बजट को लेकर एक नया टर्म लेकर आए थे, शायद इस बार मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा लाभ मिला है, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश हुई है और ये बताता भी है कि सरकार मुझे लगता है कि अब ये भी समझ रही है कि मध्यम वर्ग के साथ जो है बहुत मैं ज़्यादती शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन वो ये समझती रही है कि ये वर्ग जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान बड़ी खामोशी से चुपचाप सर झुका कर देता चला आया है, और अब ये दिस इज़ द हाई टाइम कि अब उसको ऐसा ना करें कि इस बजट से निराश करें। बिहार को लेकर अभी बहस डॉक्टर वाजपेयी और चावड़ा साहब में हो रही थी, तो बिहार तो इट इज़ बहुत ऑब्वियस है कि जब चुनाव होगा तो वहाँ आपको सोप्स देने ही पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस यूपीए की सरकार होती तो वो भी हमें इसी तरह की चीज़ें वहाँ नज़र आती, तो ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। हाँ, जो इस बजट को लेकर अर्थशास्त्री जो चिंता जता रहे हैं, वो चिंता के कुछ समाधान के बिंदु ज़रूर डॉक्टर वाजपेयी भी सहमत होंगे और हमारे साथ जो अर्थशास्त्री हैं वो भी ये बात समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। उसको कैसे पुशअप किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। रोज़गार एक चुनौती है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ऑटोमेशन जिस तरह दुनिया में हो रहा है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये तमाम चीज़ें, और एक जो ग्लोबल संरक्षण की बात एक होती है कि एक वैश्विक संरक्षणवाद जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये बड़ी चुनौतियां अंतर्निहित जिसको एक कॉमनर आम आदमी उतना नहीं समझ पाएगा जितना एक अर्थशास्त्री इन चुनौतियों को समझेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जयप्रकाश जी आप क्या देखते हैं? फिर मैं ज़रूर हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं उनका रिएक्शन भी लूँगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आपको क्या लगता है? अभी क्या ये टाइम लगेगा? अभी हमें क्या लगता है चौथी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं तेज़ी से, फिर तीसरी की तरफ भी जाने की उम्मीदें हैं, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुशअप करने के लिए क्या दिखता है आपको? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी भी हमारे जो जॉब्स हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में और सर्विस सेक्टर में है, और हमें मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, जॉब्स के लिए, जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए इन बहुत ज़रूरी है। और उस पर मुझे लगता है सरकार ने प्रयास तो किए हैं पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन चूंकि आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे देखा हो तो उसमें एक बड़ी इस बार का मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सारी इतनी खुलकर के बातें की है। उसमें से ये भी है कि भाई जो चाइना है उसका मैन्युफैक्चरिंग में जो दबदबा है पूरी दुनिया में, उस दबदबे के सामने भारत के लिए भी अगले जो 20 साल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस लिहाज से कि हम लेबर इंटेंसिव जो है, श्रम प्रधान उसकी तरफ विनिर्माण क्षेत्र की तरफ बढ़ें। जी, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान तो दे रही है। जैसे डिफेंस में अगर आप देखें, मेक इन इंडिया जो है वो डिफेंस में ये जो एक चिंता अर्थशास्त्रियों ने जताई है कि हम सीधे एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर में कूद पड़े हैं, इसके भी नुकसान होंगे। नहीं, सर्विस में हमारा दबदबा काफ़ी वर्षों से है, लेकिन जो एग्रीकल्चर है इसको भी फूड प्रोसेसिंग के जरिए हम मैन्युफैक्चरिंग में ले जा सकते हैं। ये एक है कि हम जो रूरल एरियाज़ में छोटे छोटे फैक्ट्रीज जैसे एमएसएमई, मुझे लगता है कि जो एमएसएमई में सरकार ध्यान देने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे एक मकसद ये भी है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को या एग्री मैन्युफैक्चरिंग जो एग्रीकल्चर से कुछ दूसरे प्रोडक्ट बनाने की तरफ हम ले जा सकते हैं, तो उस पर ध्यान देने की कोशिश, और शायद उसका मकसद ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा जॉब्स पैदा किए जाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी, डॉक्टर वाजपेयी कहना सर जी, बस इसी में मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे जो, जैसा पराशर जी ने कहा कि हमारे टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 36% एमएसएमई देते हैं जी, और एक्सपोर्ट का वो 40% हो जाता है। हाँ, उसके आसपास एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट फिगर, लेकिन रफली जो मुझे आइडिया है, क्योंकि एक पॉलिटिशियन इकोनॉमी में फर्क है तो मैं बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ शरद जी, जो आप बात कह रहे थे कि एग्रीकल्चर से शिफ्टिंग का होना सर्विस की ओर ईजियर है।
सर्विस से जब आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट होना पहली स्टेप। बिल्कुल ठीक बात। और यही कारण है कि उसकी माइक्रो फाइनेंसिंग की स्कीम हो, उसकी स्टार्टअप्स की लिमिट को बढ़ा देना, 20 करोड़ तक कर देना और उसके लक्ष्य को बढ़ा देना, ऐसे कई निर्णय इसमें लिए गए। खासतौर से जो मैं बताना चाह रहा था, जैसे हमने कल इकोनॉमिक सर्वे में भी इसको रखा है कि कैसे सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, स्टील का कंजम्पशन बढ़ रहा है, टेक्सटाइल ग्रोथ एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है शरद जी। हाँ, टॉयज का होगा और इलेक्ट्रॉन, आज जो बैटरी को लेकर, उसके कंपोनेंट को लेकर जो आज टैक्स एग्जेम्पशंस किए गए इंपोर्ट को लेकर, वो इनको सपोर्ट करेंगे। तो मेरा कहना है कि ये जो स्ट्रैटेजिक मूवमेंट आया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने का, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, और आप जो कह रहे हैं उस चिंता को रखते हुए उसके मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स के ऊपर ध्यान दिया गया। ये बस मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल, आशीष जी हमारे साथ निरंतर हैं। आशीष जी, ओवरऑल आप कैसे देखते हैं बजट को एक अर्थशास्त्री के तौर पर? मिडिल क्लास को छूट देना आपको लगता है मजबूरी है, या सरकार के पास अब एक आर्थिक वित्तीय स्वतंत्रता जैसा भी एक उसके पास हाथ है कि उसने इसलिए तय किया है? ओवरऑल जो पूरा बजट है, क्या आप मानते हैं कि इसमें काफ़ी संतुलन रखने की कोशिश करते हुए और भविष्य की तरफ दृष्टि रखने की भी कोशिश की गई है, और जिस तरह से अभी हमारी अर्थव्यवस्था दावा है कि मुस्कुरा रही है, उसका रिफ्लेक्शन भी क्या आपको लगता है बजट में दिख रहा है साफ तौर पर? देखिए, बजट बहुत बैलेंस्ड है और मिडिल क्लास के लिए जिसकी इनकम जो है 8-10 लाख 15 लाख तक की होती है, उसके लिए एक वरदान जैसा है। इनकम टैक्स में जो अभी एग्जेम्पशन 12 लाख तक की आई है, वो इसलिए आ पाई है क्योंकि जीएसटी कलेक्शन पिछले 2 साल में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अब छोटे व्यापारी, एमएसएमई ईमानदारी से टैक्स देना चाहता है, वो सुविधा चाहता है, टैक्स चोरी नहीं चाहता है। तो उस कारण से जीएसटी में बहुत तेज ग्रोथ हुई है। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, मनीष जी 1 मिनट सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं जी। लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के। मुझे लगता है कुंभ पर बात कर रहे हैं, अभी बजट की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, बजट पर जब रिएक्शन होगा तो हम देखेंगे। जी मनीष जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी तो सरकार के पास एक एडिशनल रेवेन्यू कलेक्शन जो जीएसटी के फॉर्म में आया है, विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड 2-3 ईयर्स बैक। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से सरकार के पास एक कुशन है, और वो कुशन को उन्होंने सही समय पे यूज़ किया है कि 12 लाख तक एग्जेम्पशन ज़ीरो टैक्स हो गया है, 12 से 15 पे 15% हो गया है, और कुछ उसमें एक कंट्रीब्यूशन अपकमिंग इलेक्शन का भी हो सकता है। बट ओवरऑल ये मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा बजट है। और दूसरी जो घोषणाएं हुई हैं, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स को इंपोर्ट ड्यूटी से फ्री कर दिया है जी, जिसमें कैंसर ड्रग्स ज़्यादातर शामिल है, और इस तरह के कई और रिलीफ्स दिए गए हैं। सीनियर सिटीजन के लिए दिया गया है 50,000 से 1 लाख कर दिया है। टीसीएस कुछ जगह अभी रिलैक्स किया है फंड ट्रांसमिट करने पे। तो ओवरऑल ये बजट मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा है। आपने वरदान शब्द का उपयोग किया, मैं आपसे एग्री करूंगा कि बात सही है कि हर बार बड़ी उम्मीद से मिडिल क्लास इस बजट को देखता रहा है। ये जो इनकम टैक्स का बिल लाने की नेक्स्ट वीक बात की गई है, क्या आपको लगता है कि जो दांत और नाखून काफ़ी चुभने जैसा एक आरोप सामने आ रहा था कि इनकम टैक्स जी, तो ये आपको क्या लगता है कि कुछ जो बात की गई है कि पहले छानबीन करेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, क्या लगता है आपको? मतलब कुछ अनुमान लगाएं हम तो क्या लगा सकते हैं? मुझे लगता है प्रोसीजर्स में चेंजेस काफ़ी हो सकते हैं। एक जैसे अभी फाइनेंस मिनिस्टर जब अपनी स्पीच शुरू की तो उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे आपराधिक धाराएं थीं, उनको कुल मिलाकर दंडात्मक से ये जो है न्याय की तरफ जाने वाला उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था। तो मुझे लगता है कि उस तरह के प्रोसीजरल चेंजेस काफ़ी होंगे। इनकम टैक्स में बहुत लंबे समय से ये चल रहा है कि हमें असेसी को ना एक टैक्स चोर की तरह ना देखकर एक फैसिलिटेटर के रूप में देखना चाहिए। तो मुझे लगता है उस दिशा में शायद ये इनकम टैक्स बिल आना चाहिए। अब 1 हफ्ते बाद ही पता लगेगा कि एग्जैक्ट कंटेंट क्या है बिल के, बट मुझे लगता है इस डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा, ये बहुत अच्छी बात। जी, छोटी सी अभी कैलकुलेशन चल ही रहे हैं सब कि 12,75,000 तक, 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आप जोड़ लें
तो साधारण भाषा में 12,75,000 था। इस कमरे में बैठे सब लोग शामिल हो जाएंगे, किसी से पर्सनल जानकारी नहीं ले रहा हूँ और हाँ, ये मत दीजिए, ये जानकारी मत दीजिए। पर 12,75,000 तक का आप सोचिए, आदमी को टैक्स ही नहीं देना, टैक्स नहीं देना। लगभग लाख रुपए महीने कमाने वाला जो है 80,000 रुपए साल का लगभग फायदा होगा। 80,000 रुपए साल का। उसके स्टैंडर्ड डिडक्शन को शामिल करने के बाद 12,75,000। और एक साइकोलॉजिकल एक बूस्ट मिलता है कि यदि मैं लाख रुपए महीने तक कमा रहा हूं तो मैं टैक्स फ्री साहब इसमें आप सोचिए एवरेज तो एक भाई आपका फ्यूल का खर्चा पूरा निकल आएगा। यदि आप 7-8 हज़ार रुपए महीने का, 5 हज़ार रुपए महीने का फ्यूल आदमी खर्च करता है तो उसका फ्यूल फ्री हो जाएगा। फ्यूल फ्री हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात हालांकि है। उम्मीद तो ये है कि पेट्रोल डीजल पे जो है वो भी जीएसटी में यदि कवर हो जाता है, वहां कुछ रिलीफ मिल जाए तो और बहुत अच्छा हो जाता है। वो एक्सपेक्टेड था, बट मुझे लगता है भी शायद नहीं लेकिन हो अब पाया। जिस तरह हाथ खोलने की शुरुआत हुई है, जैसा हम कहते हैं क्रिकेट में कि हाथ खोलने की शुरुआत की है, तो लगता है 11% का सोचिए जीएसटी रिटर्न मिल रहा है ग्रोथ, तो वो उसका आपको वापस मिलेगा साहब। और जीएसटी रिजिम जो है वो सरकार के लिए भी एक वरदान, जैसा जोशी जी ने कहा कि आम आदमी के लिए एक वरदान रहा है ये मिडिल क्लास के लिए, वैसे जीएसटी रिजिम जो है वो बता रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मुस्कुराने की जो एक वजह दी है जीएसटी ने, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ा। चलिए एक बार फिर रायपुर चावला साहब की तरफ चलते हैं। थोड़े से चावला साहब अपने अंदाज में हैं और विपक्ष को अपने अंदाज में ही रहना चाहिए, लेकिन ठीक है, अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। कुछ तो अच्छा होगा सर, चावला साहब कुछ अच्छा होगा तो उसकी तारीफ कर दिए। मिडिल क्लास को तो आप भी बधाई देंगे, आखिर 1 लाख रुपए 12,75,000 तक की आय पर अब कोई भी टैक्सेशन नहीं है सर। और ये 1 लाख की जो आमदनी है ये बड़ी आइडियल है इस समय देश में। यूथ जो है अब शुरुआत ही 50,000 से करता है और 2-3 साल में जम कर जाता है 1 लाख के आसपास, तो उसको बहुत बड़ी राहत है ये। जी निश्चित तौर पे जो अच्छी चीज़ें हों उसके लिए बधाई देनी भी चाहिए, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इनकम टैक्स पेयर जो है उनकी संख्या लगभग 8 करोड़ है इस देश में, और उसमें 6 करोड़ जो है वो मध्यम वर्गीय है। पर ये देश 140 करोड़ का है। आप जीएसटी में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर लिए, इनकम टैक्स में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर दिए, तो समान नजरिए से समान भाव से सारे प्रदेशों के लिए घोषणाएं होनी चाहिए। आज छत्तीसगढ़ के लिए एक शब्द नहीं निकला निर्मला जी के मुंह से, तो मुझे बहुत दुख भी है उस बात का। मैं ये कहता हूँ कि वाहवाही लूटने के लिए घोषणा नहीं होनी चाहिए, वाहवाही लूटने के लिए घोषणा वाला बजट नहीं होना चाहिए, धरातल में उसके परिणाम भी दिखनी चाहिए। हमें याद है नोटबंदी में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, पर हर सच्चा इंसान जानता है कि नोटबंदी के समय जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी क्या वो धरातल पर उतरी। मैं ये कहता हूं कि मध्यम वर्गीय में उनके लिए आप घोषणा करो, बहुत अच्छी बात है, वो सबसे दुखी इंसान मध्यम वर्गीय होना चाहिए, उसके लिए घोषणा होनी चाहिए। पर जो क्रियान्वयन है वो सिर्फ कागजों पर नहीं रहना चाहिए, वो धरातल में दिखना भी चाहिए। 8वीं बार आप बजट पेश कर रहे हैं, आपके पास कोई बहानेबाजी नहीं। मैं ये कहता हूं कि भाई आम आदमी से जुड़ी हुई चीजें जो है उसमें आपका आज महंगाई दर तो बढ़ रही है, बेरोजगारी की स्थिति बहुत खराब है, एआई से जो आने वाले खतरे हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। तो अव्यवहारिक जीएसटी जिसमें आज तक सुधार किए जा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। जो दूध पनीर जैसी रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें उस पर जीएसटी में छूट मिलनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं हम आत्मनिर्भर भारत की बात तो जरूर करें, 2047 का टारगेट भी लेके चले। हमारा भी देश उतना ही है जितना इनका भी है, पर आप 2047 में अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसके लिए जीडीपी की दर जो 8% में अपने को रखनी होगी, उसके लिए ठोस योजनाएं बननी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्लीपर पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में घूमे बोलो, और आज स्थिति है कि हवाई जहाज की टिकट ही नहीं खरीद पा रहे हम। चावला साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, दूध और पनीर की बात की आपने, जो बहुत जरूरी चीजें हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन है उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे कई बार बड़ी इसको लेकर डॉक्टर वाजपेयी भी सहमत होंगे और भी हमारे जो इमिनेंट पैनलिस्ट हैं वो भी सहमत होंगे कि इसको लेकर बड़ी तकलीफ होती है कि सिर्फ पॉलिटिकल इशू पर डिबेट अटकती है कि क्या हुआ, राम मंदिर को लेकर क्या हुआ, तो फला दुर्घटना को लेकर क्या हुआ। अर्थ संबंधी मामलों को लेकर एक गंभीर डिबेट जिसमें सुझाव भी शामिल हों। अपोजिशन की तरफ से मैं ये नहीं कहूँगा नहीं आते हैं, लेकिन इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के लिए 2 चीज़ें अपरिवर्तनीय होती हैं हमेशा, उनको नहीं बदल सकते आप। वो है फाइनेंस और दूसरा है उसकी फॉरेन पॉलिसी। ये नीतियां लगभग एक जैसी रहती हैं, जिनकी शुरुआत 90 के दशक में हुई, हम उसको फॉलो ही कर रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा आपके यहाँ से भी ये और चीज़ें बढ़नी चाहिए कि कैसे कंस्ट्रक्टिव सुझाव आने चाहिए, ये चीज़ें बढ़नी चाहिए, बजाय एक राजनीतिक बहस जो तीखी और कर्कश होती चली जाती है। डॉक्टर वाजपेयी, एक छोटा कमेंट आपका भी। देखिए, मैं बिल्कुल चावड़ा साहब ने सवाल पूछा है कि छत्तीसगढ़ के लिए क्या,
तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, बिल्कुल, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए और बंसल न्यूज़ के बहुत सारे दर्शक छत्तीसगढ़ में भी हैं, तो ऐसा नहीं कन्फ्यूज़न हो। एक तो हर जिले में कैंसर केयर का सेंटर बनना, और 200 अभी सेंक्शनड हैं, और आगे चल के ये बढ़ाकर हर जिले में बनाने का लक्ष्य है। जैसे हर जिले में मेडिकल कॉलेज का है, 75,000 सीटें मेडिकल की ओर बढ़ने वाली हैं, तो इन सब में छत्तीसगढ़ शामिल है। फिर जल जीवन मिशन को लेके बड़ा एक एम्बिशियस रखा है कि हर व्यक्ति को टैप वाटर मिले, पोर्टेबल वाटर जो पीने का पानी होता है वो उसको टैप के माध्यम से ही मिले। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है शरद जी, जो जिसमें राशि लगाई गई। स्टार्टअप्स को लेके देखिए चावड़ा साहब, 5 लाख महिलाओं को, SC/ST महिलाओं को 2 करोड़ तक का लोन लेने का नया टारगेट लिया गया। ये न्यू टारगेट है इस साल का। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ST पॉपुलेशन है, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप 2 करोड़ तक का अपना करना चाहती हैं, वो सब इसमें शामिल की जाएंगी। इसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान है। तो सर ऐसा मुझे लगता है कि इसमें आप लोग भाग लीजिए, और ये 10,000 करोड़ ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मतलब पराशर जी बताएंगे जब स्टार्टअप जैसे स्मॉल वेंचर्स में आएगा। कृष्णा गौर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, मध्य प्रदेश की बीजेपी की सीनियर लीडर, महिला प्रतिनिधि और राज्य मंत्री। कृष्णा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज़ पर। और अभी डॉक्टर हितेश वाजपेयी स्टूडियो में कह ही रहे थे कि समाज के वंचित वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए उनके लिए जो प्रोविजन इस बजट में किए गए हैं, खासतौर से उनको वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अभी भी कहा जाता है कि देश में सर्विस सेक्टर या फिर अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान भारत में अभी वैसा नहीं है जैसी उसकी अपेक्षा है, जबकि आप जैसी महिलाएं जो बहुत संभावनाएं रखती हैं वो निरंतर प्रयास कर रही हैं। इसको प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। कैसे देखती हैं आप बजट के प्रोविजंस को? जी निश्चित रूप से शरद जी, आप आज का जो बजट आया है उसको भी अगर आप देखें तो हमारी वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का ये 8वां बजट है। और हम हमेशा से ये जानते हैं कि महिलाएं घर का बजट जितने बेहतर तरीके से बनाती हैं, आज उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि देश का बजट भी वो बहुत बेहतर तरीके से बना सकती हैं। इसलिए आज मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय हमारी वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने एक शानदार बजट प्रस्तुत किया है जो आने वाले समय में भारत के चहुमुखी और सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं मानती हूं कि प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि 2047 में जब भारत आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व का नेतृत्व करने वाला देश होगा। और इस दृष्टि से ये बजट इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा पूरा विश्वास हम सबको है। इसलिए यह बजट देश के हर वर्ग के कल्याण का, देश के विकास का बजट है, जिसमें हर वर्ग के कल्याण के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। मुझे खुशी है। जी जी जी, महिलाओं की दृष्टि से भी आपको लगता है कि इस बजट में, जैसी अभी हम बात कर रहे थे कि 5 लाख महिलाओं को ये एक उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करने की बात इस बजट में नजर आती है, इसे आप कैसे देखती हैं? निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का ये सोच और उनके विचार का ही परिणाम है कि जब वो ये कहते हैं कि भारत की आधी आबादी उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में उनकी सरकार लगातार काम कर रही है, तो एक बहुत बड़ा स्पष्ट स्वरूप हमें आज के इस बजट में भी देखने को मिला कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो, इस दृष्टि से उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा मिले, इसलिए पर्याप्त प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। तो महिलाएं जब नए स्टार्टअप के माध्यम से उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी तो न केवल उनकी स्वयं की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी वो बहुत बड़ा योगदान देंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। महिलाओं से बढ़िया वित्त मंत्री का दायित्व तो ना घर में कोई निभा पाता है और बाहर भी निर्मला जी का प्रदर्शन जो है वो कम से कम आप ये तो कह सकते हैं कि काफ़ी बेहतर नज़र आया है। अब तक 8वां बजट उनका है, निरंतर रिकॉर्ड बना रही हैं वो भी। बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। और जी डॉक्टर इत्तेफाक जी, बस एक जी, लाइन जी, मेरी और रह जी, गई थी चावड़ा जी। साहब की। छत्तीसगढ़ के दर्शक आपके निराश हो जाएंगे नहीं तो 37.5 लाख वहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले किसान है, फार्मर्स हैं। 80 लाख तो हमारे यहाँ है प्रदेश में, जिनको हम किसान सम्मानित। सर 3 लाख रुपए हेक्टेयर से बढ़ के उनका 5 लाख रुपए एकड़ कर दिया गया है अमाउंट, केसीसी की लिमिट। अच्छा, आप सोचिए केसीसी 0% पे मिलता है इनको, मतलब बहुत न्यूनतम ब्याज रहित ही लगभग ऋण होता है। तो ये कितना बड़ा सपोर्ट है कि 3 लाख जो अभी पर एकड़ मिलता था वो बढ़ के सीधा 5 लाख रुपए हो गया। तो ये सीलिंग बढ़ाना एक बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए है। हम लोग क्या स्टूडियो में बैठ के कभी कभी गरीब किसानों को भूल जाते हैं। हम लोग इनकम टैक्स पेयर के लिए चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके लिए ये सीलिंग बढ़ना, केसीसी के बेनिफिशियरी से, शरद जी आप तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी घूमते हैं, आपके लोग घूमते हैं, उनसे जरूर पूछिएगा। जी परोसे। एक डॉक्टर साहब एक और है, एक एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया, लॉन्च किया सरकार ने। जी जी। इसमें जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था जो पहले था, गवर्नमेंट को उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिले और उसकी बेसिस पर एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अब ये 200 ज़िले शायद इसके तहत पूरे देश भर में तलाशे जा रहे हैं। अब ज़िलों की सूची तो इसमें नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी वो ज़िले निश्चित रूप से होंगे। बिल्कुल और सही कहा 70% पॉपुलेशन एग्रेरियन है वहाँ। जी 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 जी। हमारे यहाँ कम है मध्य प्रदेश। तो मुझे हालांकि मैं ये लाइटर नोट पर ये बात कह रहा हूँ डॉक्टर वाजपेयी कि थोड़ा अगर 29 के 29 कमल मध्य प्रदेश से जाएंगे, छत्तीसगढ़ से भी आप कमल दोगे, तो थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थोड़ी कमी करो, लेकिन थोड़ा संघर्ष भी बना के रखो, जिससे वो देखें कि हाँ यहाँ भी तो कुछ देने की जरूरत है, कुछ आवाज उठ रही है। आप सोचिए जहां हम 2 या 3 वंदे भारत बनाते थे 18-22 में, यदि आज 70 वंदे भारत हम बना रहे हैं, 68 करीब, तो ये वंदे भारत जाएंगी कहाँ? ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ही तो आएंगी ना सर। ठीक बात है, तो ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है जी, एक वंदे भारत मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट होती है सर। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल, और जल जीवन मिशन में काफी बोल सकता हूँ सर, पर आपका समय महत्वपूर्ण। बिल्कुल चलिए ठीक है, इनकम टैक्स में क्या कुछ बदलाव हुए हैं शरद जी, वो भी हम देख लेते हैं। जिस तरह से बदलावों की हम बात कर रहे हैं, चर्चा चल रही है, 16 से 20 लाख आप देखिए जिस तरह से नया टैक्स रिजीम बना है, 12 लाख तक की कमाई पर जीरो टैक्स, निल कर दिया गया है टैक्स, और फायदा देखिए 71,500 रुपए का। इसके अलावा आप देखिए अगर हम नजर दौड़ाएं, 13 लाख की कमाई पर 66,300 रुपए नया टैक्स और फायदा 22,000 रुपए का। इसके अलावा 15 लाख तक की अगर बात की जाए कमाई है तो 97,500 रुपए नया टैक्स, फायदा इसमें 32,500 रुपए का। लेकिन अगर 17 लाख तक की कमाई है तो उसमें 1,30,000 नया टैक्स और फायदा 54,600 रुपए का। इंदौर के चेंबर ऑफ कॉमर्स से हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ रहे हैं। शरद जी आप जरा उनसे भी चर्चा कीजिए, क्योंकि हम हर तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि बजट पेश हो चुका है। जी अखिलेश जी, आपका बहुत स्वागत है। पहला रिएक्शन बजट पर ओवरऑल संक्षेप में क्या, किस तरह देखते हैं आप इस बजट को? जी बिल्कुल शरद जी, आम लोगों को देखकर ये बजट बनाया गया है, और सबसे बड़ी बात है ज्ञान, यानी कि गरीब युवा किसान को इस बजट में ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। और हमारे साथ योगेश मेहता जी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, हम उन्हीं से समझते हैं। सर किस तरह से देखते हैं आप इस बजट को? देखिए ये बजट बहुत दूरदर्शी बजट है, और विशेष करके उद्योगों को अगर दृष्टि से देखा जाए तो इस बजट को लेकर बहुत डीपली प्लानिंग की गई है। कई ऐसे सेक्टर्स जहां पर भारत का उद्यम उत्पादन नगण्य है, चाहे एमएसएमई को लेकर जो प्रोविजंस हैं इस बजट पे, उस पर एक क्विक रिएक्शन लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे और जो माइक्रो जो हमारे इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं उनके लिए जो प्रोविजंस है, इसको लेकर सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई है। एडिबल ऑयल मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है। अखिलेश रिएक्शन लेते रहिए। हाँ, छोटे जो एमएसएमई के लिए जो प्रोविजंस हैं। जी एमएसएमई के लिए जो एमएसएमई को लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपए का नया फंड आरक्षित किया गया है, जिससे कोई भी इकाई अगर उद्योग लगाना चाहे उसे सरकार लोन नहीं दे रही है, बैंकें लोन नहीं दे रही, तो सरकार उस लोन की गारंटी लेगी।
10,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड बनाया गया है, फंड ऑफ फंड के नाम से, तो जिससे स्टार्टअप को बहुत बड़ी सहूलियतें मिलेंगी। इस प्रकार के 5 लाख रुपए माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए 10 लाख क्रेडिट कार्ड बंटने वाले हैं, जिससे माइक्रो इंडस्ट्रीज समय समय पर कई चीज़ों से वंचित रह जाती, चाहे वो बिजली का बिल भरना हो, चाहे रॉ मटेरियल का पेमेंट करना हो, चाहे तनख्वाह बांटना हो। तो ऐसे समय पे वो अपनी ज़रूरत के समय उस क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके उस फंड का उपयोग कर सकती है। तो सरकार ने एमएसएमई को लेकर बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च किया है। टैक्स स्लैब में बड़ी छूट दी गई है मध्यम वर्गीय को लिए। भारत सरकार ने 12 लाख रुपए तक के इनकम पर जीरो टैक्स कर दिया है, जिससे एमएसएमई की इनकम में ग्रोथ बढ़ेगी और उनका जो पैसा है वापस बाजार में आएगा। इस बाजार से उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। हर्ष व्याप्त है हमारे सभी उद्योगपति बंधुओं में कि 12 लाख तक पर कोई टैक्स किसी को भी नहीं लगेगा। ज्ञान की बात कही गई है, गरीब, किसान, युवा, किस तरह से देखते हैं? ये बजट हर वर्ग को छुआ है, चाहे वो अन्नदाता का हो। सबसे पहले बजट शुरुआती अन्नदाता से हुई। किसानों के लिए बहुत अच्छा बजट है। हमारे जो छात्र हैं शिक्षा के क्षेत्र में 50,000। अखिलेश आप बात करते रहिए योगेश जी से, रिएक्शन उनका मुकम्मल ले लीजिए जब तक मैं स्टूडियो की तरफ लौट कर एक और क्विक रिएक्शन मनीष जी की तरफ मैं चलकर ले लेता हूं। मनीष जी, मैं फिर उस सवाल को एक बार और अच्छे से आपसे समझना चाहूँगा। क्या सरकार के पास वो आपको इस बजट को देख के वो कॉन्फिडेंस और वित्तीय स्वतंत्रता का भी एक भाव, मैं ये नहीं कहता कि बहुत हाथ खुल गया है उसका, लेकिन फिर भी क्या वो भाव नजर आया आपको इस बजट में कि अब ये सरकार अगले बजट में भी, और ये हमारी वित्तीय व्यवस्था जो है उसकी भी एक मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि मैं फिर मध्यम वर्ग से ही आकलन कर पा रहा हूं, जो थोड़ा बहुत बीइंग एन लेमन, मैं आपकी तरह अर्थशास्त्री नहीं हूं और न डॉक्टर साहब हितेश वाजपेयी जी की तरह पढ़ाकू हूं उतना, लेकिन फिर भी जितना मैं समझ पा रहा हूं कि अब क्या हम बड़े फैसले लेने की तरफ बढ़ सकते हैं और आने वाले बजट इसका रेजोनेंस हमें देखने को मिल सकता है आने वाले बजट में? जी, ये जो टैक्स एग्जेम्पशन 12 लाख किया है, इसमें 2-3 एंगल्स मैं देखता हूँ, फाइनेंस के एंगल से और इकोनॉमिक्स के एंगल से। देखिए, हमें यदि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है वहाँ तक जाना है, तो एक बड़ा इंडिकेटर है जीडीपी की ग्रोथ। जी, पिछले 4-5 साल से यदि हम देखें तो जीडीपी ग्रोथ जो कोरोना पीरियड को छोड़ दें, एक्सेप्शनल वो ईयर था, और उसके बाद का जो ईयर था उसमें एक्सेप्शनल जंप था। जी, तो यदि हम उस डीबलूनिंग करके जीडीपी रेट यदि हम देखते हैं तो इंडियन इकोनॉमी 6.5% के आसपास की ग्रोथ कर रही है। जी जी जी। इस ग्रोथ को यदि मोमेंटम देके 8-8.5% तक यदि नहीं लेके जाएंगे तो जो हमारे लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक टारगेट्स हैं इकोनॉमी को 2047 को लेके स्पेशली, वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन होगा। अब यदि जीडीपी को मोमेंटम देना है, ग्रोथ देना है, तो डिमांड क्रिएशन करना है। डिमांड कैसे क्रिएट होगी? डिमांड क्रिएट होगी यदि मिडिल क्लास के, चूँकि हमारी टोटल पॉपुलेशन में अभी ऐसा कहते हैं कि लगभग 70 करोड़ मिडिल क्लास है, तो यदि उस मिडिल क्लास के हाथ में पैसा सेव होगा बाय वे ऑफ रिडक्शन इन जीएसटी, मतलब जीएसटी की कमी की वजह से हो या इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन की वजह से हो, तो अल्टीमेटली वो पैसा बाजार में आएगा, जीडीपी ग्रो करेगी। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जीडीपी में ग्रोथ, फिर उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बाद में टैक्स फिस्कल कलेक्शंस, फिर उसके बाद पब्लिक स्पेंड गवर्नमेंट का। अब पब्लिक स्पेंड जब गवर्नमेंट करती है तो अगेन वो पैसा फिर व्यापार के या इंडिविजुअल्स के हाथ में आता है, तो ऐसे जीडीपी का मोमेंटम आएगा। तो मुझे लगता है कि ये उस डायरेक्शन में ओवरऑल जो 12 लाख है, वो 12 लाख का एग्जाम्पशन जो आज डिक्लेयर है वो उस डायरेक्शन में है कि मिडिल क्लास के हाथ में पैसा बचे, वो इकोनॉमी में पंप इन हो, और इकोनॉमी की ग्रोथ जो अभी 6.5% तक सीमित है पिछले 2-3-4-5 साल में, वो कैसे भी 8-8.5% जाए। हम यदि 90s का डिकेड देखें, चाइना की जब ग्रोथ स्टोरी शुरू हुई तो उन्होंने डबल डिजिट में हर साल अपनी ग्रोथ रिकॉर्ड की। वही अब दिखता है रिजल्ट कि चाइना एक ग्रोथ इंजन है, एक वर्ल्ड का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। उसको कॉम्पीट करना अमेरिका और यूके, फ्रांस, कनाडा जैसी इकोनॉमीज़ के लिए भी मुश्किल हो रहा है। तो हमें यदि वहाँ पहुँचना है 2047 में, तो मुझे लगता है डबल डिजिट ग्रोथ शुड बी द टारगेट, और उस टारगेट की शुरुआत ऐसे ही होगी कि मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आए जिससे वो खर्चा कर। इसमें ये भी एक चीज़ है जयप्रकाश जी की, तमाम जो जिस तरह से एक स्टेबल नेतृत्व है हमारे पास, तीसरा टर्म है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी का ये, और
कोई ऐसा अनरेस्ट नहीं है देश में इस समय। कुछ चुनौतियां बांग्लादेश के बाद कुछ वो हुई सीमा पार, लेकिन वो भी ऐसा कुछ, भारत की ताकत जो है वो पूरी दुनिया इस समय समझ रही है। तो ये सारी चीज़ें जैसा कह रहे हैं आशीष जी, क्या वो डबल ग्रोथ की तरफ जाने के लिए एक आइडियल सिचुएशन तो बन रही है, पटरी दिख रही है? जी देखिए, वैसे तो सही बात है कि जो आशीष जी कह रहे हैं कि 8% का जो ग्रोथ रेट है वो हमें 2047 का जो लक्ष्य है वो हासिल करना है। 60 ट्रिलियन का भी अगर हमें 2030 में हासिल करना है तो 8% के ग्रोथ चाहिए। लेकिन 6% की ग्रोथ, 6.5% की ग्रोथ भारत करता रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये बात सही है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई सी भी अगर सरकार लंबे समय की पॉलिसीज पर काम करेगी, उनको परस्यू करेगी, रिफॉर्म्स लगातार करती रहेगी जो ज़रूरी है, जैसे टैक्स रिफॉर्म है, ये टैक्स रिफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। कोई भी आप किसी भी कामकाजी व्यक्ति से, कारोबारी से अगर आप बात करेंगे तो वो सब वेट कर रहे थे इसका। ये जो आज 12 लाख, जैसा शुरू में ही जोशी जी ने कहा, बिल्कुल सही था कि वो 12 लाख जो है 2 साल पहले लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये हो जाता। तो लेकिन वो चूंकि चुनाव वर्ष थे और तमाम चीज़ें थी, नहीं हुए। पर मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में चाहे जो परिस्थितियां हो, भारत में निवेश और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सरकार ने ये तमाम 1,02,600 करोड़ रुपए, ये दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में फ्री हुए। सरकार ने ये लोगों की जेब में डाले। अब ये 1,02,600 करोड़ रुपए कहाँ जाएंगे? अगर वो बैंक में जाएंगे तो बैंकों के पास अभी जो शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी का क्राइसिस है वो हल होगा। अगर ये लोग कंजम्पशन, कुछ सामान खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, कैपिटल गुड्स खरीदेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा जी। और अगर वो इसको शेयर बाजार में या दूसरे बॉन्ड्स में या तमाम चीज़ों में डालते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा। महत्वपूर्ण बात है। और एक नारा भी सामने आ रहा है, घटेगा तो बचेगा। जी 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 डॉक्टर साहब जी। देखिए, मैंने तो आपकी बात में अपनी मन की बात पकड़ ली है तो रख देता हूँ मैं। जी जी। आपने कहा स्टेबल गवर्नमेंट होना जी, चाहिए जी। पराशर जी ने बोला तो मोदी जी को चुनते रहिए, आपको अच्छा बजट मिलता रहेगा। जनता कह रही है अच्छा काम करते रहिए, तो चुनते रहेंगे। यही है रेसिप्रोकेशन, आई एग्री। जी। हम भी वादा करते हैं और यदि करेंगे तो चुनिए। लेकिन ये तो लाइटर नोट पे हो गया, गंभीर बात। लेकिन जो आपने बात कही, आशीष जी ने भी कही, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है 2 जगह से सर इस बार बड़ा पैसा आ रहा है बाजार में, जो बार बार एक बड़े इकोनॉमिस्ट की चर्चा मैं 2 महीने से देख रहा हूँ करीब बजट से पहले की, पराशर जी और आशीष जी उसको एंडोर्स करेंगे कि हम कंजम्पशन कैसे बढ़ाएं। जो एफएमसीजी डाउन हो रहा है, सब हो रहा है, तो कंजम्पशन तब बढ़ेगा जब मार्केट में पैसा आएगा। तो पैसा एक हमने मिडिल क्लास का बचाया 80,000 रुपये साल का, और दूसरा लगभग यदि आप जोड़ेंगे सब तो मुझे दिख रहा है कि 15 लाख करोड़ का जो कैपिटल कैपेक्स के रूप में आएगा स्कीम्स में, प्रधानमंत्री आवास और इस सबको जोड़ते हुए, या स्टार्टअप्स के 10,000 करोड़, ये सब हम यदि जोड़ेंगे तो वो लगभग मुझे लग रहा है जो 11 था लास्ट ईयर वो 15 क्रॉस करेगा। अभी हम हेड्स जोड़ेंगे, जोड़े नहीं है मैंने। तो यदि ये पैसा बाजार में आएगा तो ये इकोनॉमी को और परचेजिंग पावर को बूस्ट करेगा, और अल्टीमेटली जो कंजम्पशन सेक्टर है हमारे यहाँ का, मार्केट का, वो बढ़ेगा तो मार्केट साइज बढ़ेगा शरद जी। बिल्कुल ठीक। और मार्केट साइज बढ़ेगा तभी तो हम इकोनॉमी में खड़े हो पाएंगे। तो मुझे लग रहा है उस सर्कल की तरफ पुश करता हुआ ये बजट दिख रहा है। मतलब आज शरद जी मैं स्वीकार करूंगा आपके चैनल पे सबके सामने कि पिछले बजट में पराशर जी को भी याद होगा, मेरे पास इतनी चीजें नहीं थी कहने के लिए। तो मुझे लगता है जैसे 10 लाख करोड़ आज आपके चेहरे की चमक बता रही है कि आप वो हाँ, और मुझे लगता है शायद मोदी जी भी इंतजार कर रहे थे कि जैसे 10 लाख करोड़ जनता हमको देगी जीएसटी का, उस दिन मैं दरवाजे खोल दूंगा, खिड़कियां। तो उन्होंने पूरा प्रयास आज किया है निश्चित, और मुझे लगता है आगे बढ़े और भारत मजबूत हो। बिल्कुल चुनौतियां हैं, अभी चुनौतियां रोजगार एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। एक बस लास्ट लाइन और है, मतलब आप दोनों फिर एंडोर्स करना चाहेंगे इसको या परिवर्तित करेंगे कि जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा सबसे ट्रबल्ड एरिया है, उसको जब तक हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो अभी 18% जीएसटी और हैवी टैक्सेशन से गुजर रहा है, तो उसको भी रिलीफ चाहिए, तब वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटेंट स्थिति में आएगा। चलिए बिल्कुल ठीक है, चावला साहब की तरफ भी आऊँगा, लेकिन उसके पहले लखनऊ चलते हैं। राजकुमार सिंह सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजकुमार जी, एक क्विक रिएक्शन आपका, कैसे देखते हैं आप बजट को? और बिहार के लिए तो काफ़ी मुस्कुराने का वजह बन रहा है,
साफ साफ दिख भी रहा है और होना भी चाहिए, काहे को नहीं होगा। अब बिहार ही तो है दिल्ली के बाद निगाह में बीजेपी की, क्या कहेंगे जी? बिल्कुल शरद जी, जैसे कि अभी मैं देख रहा था आपके साथ विशेषज्ञ लोग चर्चा कर रहे हैं, वो तो है कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से बजट बहुत अच्छा है, मिडिल क्लास के लिहाज से इसलिए अच्छा हो गया क्योंकि 12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री कर दिया, मतलब नहीं लगेगा आयकर। लेकिन एक दूसरे तरह से जो आपने बात कही, राजनीतिक संदेश और जो आम जनता से जुड़ने की एक कला है मोदी जी की, वो भी इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रही। पहले बिहार की बात कर लेते हैं। नवंबर 2025 तक बिहार विधानसभा का कार्यकाल है और उसके पहले वहां चुनाव होने हैं। एक तरह से हम बिहार विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ गए हैं और इस बजट को अगर देखें तो किसी एक प्रांत को सबसे अधिक अगर मिला है तो वो बिहार है। वहां पर आप देखिए पटना आईटी की बात कही गई, अपग्रेड करने की, एयरपोर्ट्स के लिए बात कही गई, मखाना बोर्ड बना दिया गया। तो उसके दो कारण मैं देखता हूं, एक तो नीतीश कुमार जी जो सपोर्ट दे रहे हैं तो वो एक तरह से तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक अपने बूते पर भी अगली संभावनाएं देख रही है, इसलिए बिहार को खास तौर से फोकस किया गया। और आपने देखा होगा तालियां भी खूब बज रही थी जब बिहार की बात आती थी जैसे ही, तो वो एक राजनीतिक संदेश वहां पर दिया गया है बजट के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शुरुआत में ही वित्त मंत्री जी ने ये कहा कि ये बजट 4 जो की एरियाज बताए जिन लोगों के लिए, उसमें उन्होंने कहा किसान, गरीब, युवा और नारी शक्ति। तो जैसे ही देखें किसान के लिए अगर हम बात करें पीएम धन धान्य योजना आ रही, तो ये सीधे देश भर के किसानों को पहले ही जो केंद्र सरकार है वो बहुत कुछ दे रही है और उनके लिए बहुत प्रयास कर रही है जब से 2014 से मोदी जी की सरकार बनी तब से। लेकिन यहाँ भी सबसे पहला अनाउंसमेंट उन्हीं के लिए हुआ। और दूसरी अगर हम बात करें तो ये कहा गया कि हर जिला अस्पताल में अब कैंसर का जो है विशेषज्ञ विभाग बनेगा और पहले साल में शायद 200 जिलों में ये योजना जाएगी। तो ये सब चीज़ें सीधे कनेक्ट करती हैं आम आदमी से, मिडिल क्लास से तो करती हैं, लेकिन जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जो टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, बहुत बड़ा तबका ऐसा है, तो उन सब के लिए कुछ ना कुछ देने की बात कही गई है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ईवी के लिए, मैं लिथियम आयन बैटरी की जो बात कही गई है, या एक और इम्पॉर्टेंट बात शिक्षा के क्षेत्र में कि अब ब्रॉडबैंड वो 12 तक के स्कूलों में दे दिया जाएगा। तो ये सब योजनाएं जो हैं, टैक्स रिबेट की जो बात है उसके इतर अगर हम देखते हैं तो ये सब योजनाएं कहीं ना कहीं सीधे कनेक्ट करती हैं आम आदमी से इस देश के। बिल्कुल आपने सही कहा। अब और कुछ चीज़ों की तरफ अगर हम बात करें तो ज़रूर कुछ और महत्वपूर्ण पहल की ज़रूरत है जिसकी अपेक्षा है, ख़ासतौर से एक टेक्निकल स्किल अपग्रेडेशन की अगर हम युवाओं की बात करें। इस समय हम 60% से ज़्यादा आबादी वाले युवाओं के देश हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ज़रूरी है। और तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर और ध्यान देने की हम अपेक्षा रखेंगे कि सरकार आगे इस तरफ सामने आएगी, क्योंकि आने वाला वक्त अब तकनीकी लड़ाई का भी है और जिसको करीब करीब 2000 के आसपास डिजिटल डिवाइड कहा गया था, वर्ल्ड की बट गया है। अब एक तरफ अगर आप जितने ज़्यादा, क्योंकि हमने सिलिकॉन वैली पे राज इसीलिए किया कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स थे आईटी सेक्टर्स के, लेकिन हमें अभी जो परिवर्तन आ रहा है, जिस तरह से अभी चीन ने एक बात की है जो बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है और वो बहुत बता रही है कि वो राज करने की तरफ। जी डॉक्टर वाजपेयी, मैं आपकी उससे थोड़ा सा एक बहुत बड़ा सेक्टर अपने से चर्चा में मेरे सामने नहीं आ पाया था कि सर एफडीआई जो खोला है 100% बीमा क्षेत्र में, बिल्कुल ठीक, ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। पैसा अब हमारे यहाँ ही रहेगा वो। नहीं, जी, सर आएगा। देखिए आज पहला सेक्टर लगभग 19-20% है शायद जो एफडीआई आता है, वो फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर से ही आता है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इसको अब 100% खोल देने से सर आप सोचिए 70 के ऊपर आपने आयुष्मान खोल दिया। आयुष्मान इज ऑल्सो लाइक अ टीपी, हम लोग हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं, तो आप सोचिए 70 वर्ष के हर बुजुर्ग को उसका लाभ मिलेगा। तो ये जब इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा 100% एफडीआई के रूप में आएगा तो आप सोचिए हमारा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बन गया। हमारी पॉपुलेशन उनके लिए हमने उनके लिए कमाई के जरिए खोले तो हमारा इन्वेस्टमेंट सेक्टर बढ़ेगा। और जैसा मुझे ध्यान है कि पैसा जो निकाला गया है और जो लगाया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का जो डिफरेंस है एफडीआई सेक्टर का, वो लगभग मेरे ख्याल से 17,000 करोड़ के आसपास या 20,000 करोड़ प्लस रहा है। मतलब इतना पैसा ओवरऑल हमारे पास प्लस बचा है। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा जरिया बनेगा और पैसा आकर्षित करने के लिए भारत के मार्केट में, जो भारत के मार्केट साइज को बढ़ाएगा।
ऐसा मुझे लगता है ये बड़ा सेक्टर है जो खुला। क्या क्या कहेंगे मनीष जी, क्या डॉक्टर हितेश वाजपेयी जिस उम्मीद की किरण को देख रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं कि वैसा कुछ आगे घटता हुआ दिख सकता है? जी देखिए, इकोनॉमी में इंश्योरेंस, टेलीकॉम, बैंकिंग, ये एक बड़े सेक्टर्स हैं। हमेशा जब भी एफडीआई की लिमिट्स को खोले हैं इन सेक्टर्स के लिए, तो उसमें एक बहुत पॉजिटिव वर्ल्ड के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका इंडियन इकोनॉमी के लिए आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, स्टेबल है कई सालों से। और चूँकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो एफडीआई अच्छी राशि आ रही है, तो चाहे वो इंश्योरेंस में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे टेलीकॉम में है, जहाँ एफडीआई खोलेंगे वहाँ नया इन्वेस्टमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ओवरऑल जीडीपी को ग्रोथ मिलेगी। बिल्कुल ठीक है आपने। चावला साहब काफ़ी देर से इंतजार करें। चावला साहब, अब बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी दिख रही हैं, आप भी कुछ अच्छी बातें जो जोड़ना चाहें अच्छे सुझाव के तौर पर क्या कहेंगे? और जी देखिए शरद जी, निश्चित तौर पे एक भारतीय होने के नाते हम भी दिल से चाहते हैं कि मजबूत अर्थव्यवस्था में हम तीसरे क्यों, आने वाले समय में हम नंबर 1 पर रहें, दिल से दुआ है। लेकिन क्या होता है, देखो चाणक्य ने कहा है ना कि आदमी क्या कह रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आदमी क्या कर रहा है उसकी वैल्यू होती है। सच्चाई तो ये है कि आम आदमी के दाल के पतीले में आज दाल नहीं सिर्फ पानी बचा है। अभी जैसे हमारे मित्र डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई इंश्योरेंस में एफडीआई से क्रांतिकारी, निश्चित तौर पे आना चाहिए, दिल से चाहते, पर आप हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी तो हटा दीजिए, आयुर्वेद को बढ़ावा तो दीजिए, हाउसिंग लोन की ब्याज दर कम तो कीजिए, जल जीवन में जो भ्रष्टाचार इतना हो गया उसको तो कम कीजिए, रिचार्ज इतना महंगा हो गया 28 दिन की वो है, वो तो सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था का आलम यह है कि आपने आयुष्मान कार्ड एक अच्छी योजना है, लेकिन एक रणनीति के तहत आप सरकारी हॉस्पिटलों में कि वो निजी अस्पताल की तरफ जाने के लिए मजबूर हो जाता है और निजी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड लेते नहीं है, उसको जो है जनरल वार्ड में रखा जाता है। तो ऐसे ही कई प्रॉब्लम होती है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मनरेगा जैसी योजनाओं को आप बढ़ावा दो, एमएसएमई के लिए आप घोषणाएं जरूर करो, पर उसमें प्रोडक्शन कास्ट कैसे कम हो, मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। देखो आप नई प्रधानमंत्री उड़ान स्कीम तो ला रहे हैं, पर हवाई जहाज की टिकटें जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। तो ये सारी चीजें हैं, आप सिर्फ घोषणाओं के भ्रम जाल में फंसाने का काम करते हैं। नोटबंदी में जैसे बड़ी बड़ी बात किए थे, पर धरातल में क्या हुआ सब जानते हैं। जीएसटी में आज कितना परेशानी हो रही है वो सब जानते हैं। आप उस दिशा में कोई काम करते नहीं और कहते हैं कि हम अर्थव्यवस्था में इतने मजबूत हो रहे हैं, 2047 का टारगेट लेकर चल रहे हैं आप, पर जो जीडीपी की दर है उसको बढ़ाने के लिए कोई मजबूत कदम आप उठा नहीं रहे। सच तो यह है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तभी बढ़ेगी जब आम आदमी के हाथ में पैसा बचेगा, महंगाई कम होगी। जब आम आदमी के हाथ में पैसा आएगा तो मार्केट में खर्चा करेगा तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ेगी। एमएसपी पे कोई बात नहीं हो रही तो उस पर भी बात होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र पे विशेष ध्यान देना चाहिए। सिर्फ घोषणाओं के भ्रमजाल और आंकड़ों के भ्रमजाल में ये बजट फंस के नहीं रहना चाहिए, जमीनी धरातल में भी ये बजट दिखना चाहिए। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल आपका कहना सही है। प्रधानमंत्री सोर्सेस के मुताबिक थोड़ी देर पहले जो कैबिनेट की बैठक में उन्होंने इसको डेडिकेट किया है इस बजट को कि ये आम आदमी का बजट है, किसान का बजट है, गरीब का बजट है। जी डॉक्टर तेज बस चावड़ा साहब चूंकि हमारे प्रशंसक है तो उनकी मैंने जो दालों वाली बात कही कि दाल गायब हो गई, तो उससे मैंने जरूर चाहा कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसकी शुरुआत आपको ध्यान धन धान्य योजना के जिक्र करते हुए वित्त मंत्री जी ने किया था। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने गत वर्ष सर इंपोर्ट ड्यूटी हटाई थी जी और दालों पे से अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए, और इसीलिए अरहर, उड़द और मसूर को लेकर इसको विशेष रूप से तुअर दाल हमारे यहाँ बहुत खाई जाती है। तो बिल्कुल चावड़ा साहब आपका कहना ठीक है, गरीब आदमी की कटोरी में भी पानी नहीं रहे, दाल रहे, क्योंकि जो नेहरूवियन मॉडल रहा है उसके चक्कर में लोगों ने दाल उगाना बंद कर दिया था। तो अब दालों की खरीद तो उड़द, मसूर और अरहर 3 दालों को इसमें टारगेट किया गया है, जो लिया गया है। इस पर विशेष ध्यान देकर इसके उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, इसकी खरीद पूरी सरकार करेगी और इसका स्टॉक जो है वो मेंटेन किया जाएगा। इसके लिए अलग से बजट प्रावधान किया गया है, उसको लक्ष्यगत किया गया है। तो ये सब आपके दालों का अच्छा जवाब है, पसंद आए तो दाद दीजिएगा। और एमएसपी का चावड़ा साहब जहाँ तक संबंध है, मैं बार बार कह रहा हूँ एमएसपी बजट का हिस्सा नहीं है। जीएसटी कम होगा ज्यादा होगा कौन से स्लैब में, पर ये उनका हिस्सा। इन सब की काउंसिल्स हैं, बोर्ड्स हैं जो अपने निर्णय लेंगे और आपको समय समय पर सूचित करेंगे। क्योंकि वो बजटरी स्पीच में इसको कोई कम ज्यादा नहीं किया जाता है, इसलिए इसका उल्लेख नहीं है महोदय, बाकी और कोई कारण नहीं। जयप्रकाश जी, आपसे समझना चाहूँगा मैं इस बात को कि अब रिजिम है जिस अर्थव्यवस्था के दौर का, वहाँ बजट में समाजवाद की झलक के लिए कितनी गुंजाइश होगी, इस पर कितनी अपेक्षा होगी, ये आप जैसे विद्वान इसको बेहतर समझते होंगे।
लेकिन अब क्या हम ये माने कि अब जो राहत बजट में मिलेगी उस राहत का रिफ्लेक्शन जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक आगे बढ़ने से ही मिलेगा, और बाकी उसको कंपनसेट करने के लिए सरकारों ने एक कट शॉर्ट रास्ता निकाल लिया है जो उनकी अर्थव्यवस्था को जरूर बहुत चोट कर रहा है कि आप फ्री बीज बिल्कुल बांटने पे तुल गए हैं। दिल्ली इलेक्शन में तो हमने देखा कि ऐसा समझ ही नहीं आ रहा कि किस पार्टी, ऐसा लग रहा है तीनों पार्टियों ने एक जगह बैठ के एक दूसरे की नकल करके घोषणा पत्र बनाया। जी शरद जी, पहली बात तो यह है कि जो लोगों को खास करके वंचित तबके को लाभ पहुंचाने के जो भी नीतियां हैं उनको कोई कभी भी इग्नोर नहीं कर सकेगा, कभी दरकिनार नहीं कर सकेगा। उसको अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसा कमा करके उन लोगों में डालना ही पड़ेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। रहा सवाल ये कि किस लिमिट तक फ्रीबीज या रेवड़ियाँ बांटी जा सकती हैं। अब ये जो लिमिट है इसमें आपने अगर देखा हो पिछले कई 3-4 विधानसभा के चुनाव आप देख लीजिए, कई पार्टियों ने कई घोषणाएं की, लोकसभा का भी चुनाव आप देख लीजिए, लेकिन उन्होंने जो वोटर था उसने गौर ही नहीं किया उन पर, उससे बड़ी ही घोषणाएं भी की गई, उनको भी इग्नोर कर दिया। तो लोग क्या देखते हैं, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि लोग ये देखते हैं कि विश्वास उसी पर करते हैं आमतौर पर जो चीज़ें उनके हाथ में है या डिलीवर होती हुई दिखाई देती है। उनको भी ये बात लगती है कि लोग बड़े बड़े दावे करते हैं सत्ता में आने के लिए और ये दावे पूरे नहीं किए जा सकते। जैसे कि दिल्ली की अगर अभी आप बात करें तो वहाँ बिजली को लेकर के काफ़ी ग्रीवांस है। अभी एक स्कीम है, उन्होंने जो घोषणा की कि जो सोसाइटीज़ है, रहवासी आवासीय समितियों की जो सोसाइटीज़ हैं RWAs, उन एसोसिएशन में जो गार्ड हैं उनको सैलरी कंपनसेट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। तो अब उसका बजट देखिए, लेकिन लोग यकीन नहीं करते कि ये पॉसिबल है क्या इस फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये जो रिसोर्सेज हैं इन रिसोर्सेज में क्या ये संभव है। तो लोग, हो सकता है कि एक वर्ग नहीं करता हो ये असेसमेंट, लेकिन एक बड़ा वर्ग ये असेसमेंट करता है। जी जी जी, ये महत्वपूर्ण बात। जी डॉक्टर वाजपेयी, आपने बड़ा अच्छा सवाल था, मेरे से नहीं पूछा तो मैं घुस के जवाब दे रहा हूँ। सर आपने बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द कॉइन किया है, समाजवाद। जी सर, हमारी इकोनॉमी या हमारी फिलोसॉफी खासतौर से बीजेपी की, हम सर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्यों कहते हैं? इट इज नॉट ह्यूमनिज्म और सोशल मानववाद। एग्जैक्टली, हम केवल सत्ता के मतलब सत्ता केंद्रित सामाजिक पोषण नहीं रखना चाहते जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं ऐसी स्कीम्स के लिए। देखिए, यदि 1.25 करोड़ लोगों ने छोटी उड़ानों का लाभ लिया है, उसको लक्ष्यगत करते हुए 7 करोड़ किया गया है, तो आपको पता है स्टेट ओन्ड कुछ नहीं है, एक भी एयरलाइन अब स्टेट ओन्ड नहीं बची है। सबकी सब छोटी छोटी विस्तारा और सब आप जानते हैं इंडिगो सब, ये हमने मार्केट को हैंडओवर कर दिया है। तो मार्केट इकोनॉमी यदि आप नंबर 1 बनना चाहते हैं तो स्टेट ओन्ड सिस्टम से तो आप बन ही नहीं सकते। तो ये वेलफेयरिज्म को स्पेस देना प्राइमरी सेक्टर के एक अलग बात है, और बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं उसको स्पेस दूंगा। लेकिन केवल समाजवाद के आधार पर सरकारों का चलाना, क्योंकि देश पतन हो गया साहब जिन लोगों ने समाजवाद पे चले। तो हम जब तक प्रकृति को साथ नहीं लेंगे, पूंजीपतियों को, आप सोचिए 12 लाख रुपए साल की बात जो अपन ने करी सर, वो कोई हैव नॉट थोड़ी ना है जिनकी बात की गई है। वो तो सक्षम है, मेहनत का व्यक्ति है, और वो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास नहीं, उसको भी रिलीफ दिया गया है। तो मुझे लगा है कि समग्रता से चलती हमारी भारत की सरकार है जो समाजवाद से दूर जा चुकी है। चलिए शशि थरूर कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, लर्नेड पर्सनैलिटी हैं। Jobs. Unemployment was not mentioned by the finance minister in her speech. And the generation of jobs becomes vital because in our country, not only do we have record unemployment, but youth unemployment is particularly grim at the moment. We have the world record in youth unemployment and in college educated unemployed. So what is the method to generate jobs for these people? Then they can get salaries and they can cheer the tax cut. But those who don't have salaries are not going to cheer the tax cut. The other concern that many of us clearly have about the budget is that the overall problems that are facing the economy were not addressed. Where is investment coming from? We've seen a decline in foreign direct investment, and we've seen no investment, no willingness on the part of the domestic investors to come in. 23,000 Indian millionaires have left this country and gone to foreign countries.
where is the investment coming from that will in turn generate more manufacturing that can lead to more exports? You can talk about manufacturing mission and export mission, but how do we get there? I think those details. चलिए, तो शशि थरूर कह रहे हैं कि नौकरियों पर कोई बात बहुत पॉजिटिवली नहीं समझ आती है और उनका ये भी दावा है कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो भी घटा है और जो डोमेस्टिक निवेश करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारी हैं जो चाहते हैं कि वो निवेश करें, उनके लिए भी कोई इनकरेजमेंट नहीं। मनीष जी, कैसे देखते हैं आप इनके इस बयान को, कितने सहमत और असहमत? जी, जैसा वाजपेयी साहब कह रहे थे कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी वहीं प्राइवेट सेक्टर में ही होगा। हम ये नहीं कह सकते कि केवल सरकारी नौकरियों सारे युवाओं को मिल जाएंगी। हाँ, एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर कहूँगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हम चर्चा करते हैं कि हिंदुस्तान के पास अगले 20-25 साल हैं जिसमें हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन यंग होगी, जो काम करने वाली होगी। यदि हमें इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज़ करना है तो हमें एम्प्लॉयमेंट सबको देना पड़ेगा। बिना एम्प्लॉयमेंट के ये कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा इकोनॉमी को। तो एम्प्लॉयमेंट इज़ अ मस्ट। ये इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जैसे पढ़ के निकले, टेक्निकली स्किल होके निकले, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। वो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। जी जी। तो उसके लिए मुझे लगता है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है काफ़ी बड़ा, तो इन्हीं सब मेजर्स के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। मैन्युफैक्चरिंग में एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट भी आप देखेंगे, हम यदि चाइना से इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़, उसका पैसा बाहर जाता है। तो यदि हम उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें, गवर्नमेंट ऑलरेडी कर ही रही है, जैसे PLI स्कीम्स गवर्नमेंट ने जो लॉन्च की हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्पेशली हेल्थ में, तो उससे हमारा जो इंपोर्ट होता था वो काफ़ी चीज़ें डोमेस्टिक मार्केट में आजकल बनने लगी हैं। तो हमें उस पर तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो 25 साल हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलना है, यदि 5-10 साल हमारी इसी प्लानिंग में निकल गए तो हम उसको ज़्यादा उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो वो सबसे बड़ा फोकस एरिया होना चाहिए सरकार के लिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इसके लिए चीन एक अलग किस्म का मॉडल है गवर्नेंस का। हम सब जानते हैं बिटवीन द लाइंस बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ जिस तरह से एक मैं शब्द यूज़ करूँगा दादागिरी है, वो डिसिप्लिन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हो जाती है और भारत में ये चीज़ बिखरती है। और डिसिप्लिन ना होना हमारा हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, वो हमारे लिए बड़ी चुनौती बनता है कि जिन क्षेत्रों में, क्योंकि हमने जिस तरह का प्रदर्शन विदेशों में किया है, हमारे इंजीनियर्स ने, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, उन्होंने बताया है कि अगर उन्हें कंजेनाइटल एटमॉस्फेयर मिलता है तो वो सारी चीज़ों के बिल्कुल अनुकूल हैं। लेकिन देश में जो एक अभी भी एक विधायक जी को ले जाइए और थानेदार की छुट्टी कर दीजिए, किसी अस्पताल में पहुंचिए पार्षद जी के साथ और उसकी छुट्टी कर दीजिए। मैं राजनेताओं को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, वो भी क्या करें आम आदमी की सुनवाई के लिए, बहरहाल। लेकिन अब हमें शुभांगी बताने जा रही हैं कि क्या सस्ता क्या महंगा। बिल्कुल शरद जी, क्या सस्ता हुआ है ये जानना बेहद जरूरी है हम आम जन के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि बजट में कुछ सस्ता मिल जाए हमें। और जिस तरह से आप देखिए LED टीवीज और मोबाइल फोन्स का जमाना है, निश्चित तौर पर इसमें एक फायदा आम जनता को मिला है। सस्ते हुए हैं LED टीवीज और मोबाइल फोन की बैटरीज भी, क्योंकि काफी ज्यादा आप देखिए इन इंस्ट्रूमेंट्स में भी लोग पैसे गंवाते हैं। कई दवाइयां, जैसा कि जीवन रक्षा दवाइयां बताई जा रही हैं, कैंसर की 36 दवाइयां जिसमें शामिल हैं। इसके अलावा आप देखिए कपड़े काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो गए हैं। ई-व्हीकल्स जो आने वाले समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक मुख्य भूमिका में है। इसके अलावा लेदर काफ़ी ज़्यादा सस्ता हुआ है और स्वदेशी कपड़े खास करके, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की अभी हम बात कर रहे थे, और ऐसे में हमारे स्वदेशी जो कपड़े हैं उनका सस्ता होना निश्चित तौर पर कस्टमर्स को आकर्षित करेगा। और क्या महंगा हुआ है ये भी जानकारी हम देना चाहेंगे, जिसमें ज्यादातर मुझे चीजें दिख पा रही हैं शरद जी सस्ती ही हुई हैं। महंगी चीजों का ज्यादा एक लंबा फहरिस्त हम नहीं देख पा रहे हैं। और 10 बड़ी बातों पे भी हम नजर डालेंगे, क्योंकि बजट पेश हुआ है तो कई बड़ी बातें जिनको अंडरलाइन करना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या वो 10 बड़ी बातें हैं ये भी हमारे दर्शकों को हम बताएंगे। 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, आज का गेम चेंजर। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल कर दी गई है और सीनियर सिटीजन्स को इसका फायदा मिलेगा।
एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट बढ़ाकर, जिसका जिक्र हितेश वाजपेयी जी कर रहे थे, 10 करोड़ कर दी गई है और केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख, जिनका जिक्र भी कर रहे थे किसानों के हित में। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को मंजूरी मिली है 100%। आप देखिए यहां पर कहीं ना कहीं ये लाभ 500 करोड़ रुपए से 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी बात है। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स बनेंगे, जिसका जिक्र भी हम कर ही रहे थे हाल ही में। और इसके अलावा आप देखिए क्या सस्ता हुआ, ये हमने बताया। कैंसर की दवाई, मोबाइल, ई कार, एलईडी, एलसीडीज, नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये युवाओं के लिए एक बेहतर फैसला। और देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने की योजना। मध्य प्रदेश सरकार भी इससे पहले खिलौनों को लेकर एक बड़ा डिसीजन ले चुकी थी। तत्कालीन शिवराज सरकार ने जब लकड़ी के खिलौनों को बढ़ावा दिया था। और निश्चित तौर पर देखिए एक बात ये भी शरद जी हमने देखी है, महंगाई की बात जब भी होती है, अब ये नया टैक्स रिजीम है, निश्चित तौर पर जीडीपी की बढ़ोतरी होनी चाहिए और जो फिजिकल डेफिसिट है इसमें जो घटाना चाहिए। मुझे लगता है कि बशर्ते अगर हम इन दोनों चीजों को एक साथ पैरेलली लेंगे तो निश्चित तौर पर इससे महंगाई पर भी असर पड़ेगा, महंगाई कम होगी। और जैसा कि हितेश जी कह रहे थे कि जेब में पैसा ज्यादा आएगा तो वो हमारे देश में ही घूमेगा और निश्चित तौर पर इससे राहत मिलेगी सभी आम जनता को, जो लगातार ये इस फिराक में बैठी थी कि कुछ लाभ मिडिल क्लास को मिले। यहाँ